जो लोग मीम बना रहे थे इन्होंने क्या बना लिया है। हाँ। इन्होंने क्या बना लिया, अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज्यादातर। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। ठीक आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर कोई मसला नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है। यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है। चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान का एक लड़का है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और उसने जो चीज़ें बोली हैं शायद पाकिस्तानियों को बहुत ख़राब लगे। उसने कहा कि हम भारत का मजाक उड़ा सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं भारत के ऊपर, लेकिन हम एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, हम एक कार नहीं बना सकते हैं, जो भारत आज के समय में कर रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये जो लोग मीम बना रहे थे इन्होंने क्या बना लिया है। हाँ। इन्होंने क्या बना लिया, अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज्यादातर, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, इंडिया ने की है, ठीक है। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है यार। करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हाँ, हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? अपने बात की मुसलमानों ने करनी है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर कोई मसला नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू। और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये जैसे अगर आपने बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, हमने ये फिरका वारियत, ये मुस्लिम वो, हिंदू वो, काफिर वो, ये तो वो, इन चीज़ों को पीछे रख के एजुकेशन को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, इन चीज़ों का अवेयरनेस आ रही है? हाँ जी, इंशाल्लाह अब तो आ रही है। अब तो जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, अब लोगों के अंदर बर्दाश्त भी आ रही है, अब लोगों के लीनियंसी भी आ रही है। पहले से काफ़ी फ़र्क है। पहले तो रवैये बहुत जारहाना थे, अब तो वो पहले सुन्नी भाभी के साथ बैठ के नहीं खाना खाता था, अब माशाल्लाह। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें आपने बोला कि चेंज आ रहा है, कैसे अभी ये 3 दिन पहले की जड़ांवाला का जो वाक़या आपने सुना होगा, कितना अफसोसनाक वाक़या, किसी 1-2 की लोगों को नुकसान नहीं, 70-80 घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाया गया है। तो उसमें हमारे नौजवान भी होंगे ना जिन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो ये कैसा चेंज? अच्छा सर, इसमें ना जो एक ना हमारा जो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पिछले दिनों बेशक ये खादम हुसैन रिजवी साहब थे, उन्होंने टोका कल्चर मुतारफ कराया पाकिस्तान के अंदर, और वो टोका कल्चर अभी तक परवान चढ़ रहा है। ठीक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एहतजाज करते हैं, गरीब लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट आदमी हूँ, मेरी को गाड़ी तोड़ जाए, मेरे लिए तो वो मुसलमान क्या, वो काफिर से भी बुरा है। क्यों उसने मेरी चीज़ क्यों तोड़ी? दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जनाब आप जब रास्ते पे जा रहे हो तो जो तकलीफदा चीज़ें उनको हटाएं, ना कि आप खुद तकलीफ बन जाएं। कि जो पाकिस्तान का कानून इस टाइम है ना, खत्म नबूवत का कानून, वो इसलिए काला कानून है क्योंकि लोग अपनी जाती अना की खातिर लोगों को कत्ल कर देते हैं। ऐसे ही है ना, देखें इधर खड़े साबित होना चाहिए। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इधर खड़े खड़े देखो, आपके ऊपर ये भाई ही कोई बात कर देते हैं, इसने गुस्ताही किया, कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, वो कहेगा बस इसने किया, इशारा कर दो किसने किया, वो आपकी तरफ आएंगे, अटैक करेंगे, बात खत्म। अब देख, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, अब लोगों को हदीस सुनाएगी, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, बड़ी मशहूर, हमने सुनी है। ये नारा लगता है। मेरे साथ एक आलिम बैठ के डिबेट कर ले, वो हदीस ही ज़ईफ है, वो हदीस ही नहीं है। अच्छा। मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, वो कोई हदीस है ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ। उर्दू में मतलब क्या है कि सर, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, कि जो नबी को गुस्ताखी करेगा उसको कत्ल कर दो, ये हदीस है।
अब इनकी ये खादम हुसैन रिजवी साहब, ये जो भी ये बरेलवी हज़रात जो हैं वो ज़्यादातर इस मामले को उठाते हैं। तो इनकी फ़िक़ा हनफी में लिखा हुआ है कि जब कोई गुस्ताखी करेगा पहले उस पर तौबा पेश की जाएगी। ये पेश करते हैं तौबा, ये फ़िक़ा हनफी को फॉलो करते हैं ना। मतलब देखें, जब एक जुल्म की तरफ हम जाएंगे या जबर की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा बात किसी और तरफ चल जाएगी। अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, देखें आज वो मून पे भी जाते नज़र आ रहे हैं, मून पे भी पहुंच गए और पूरी दुनिया में उनका इस टाइम नाम हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। आज भी अगर हम अपनी गलती को मान लें कि हाँ भाई हमारे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और अपने रिलेशन बेहतर कर लें, उनसे एजुकेशन हासिल करें, उनसे हम सीखें, उनको बड़ा भाई समझ के उनसे चीज़ें समझें। यार देखो, जब तक मिलिट्री है ना हमारी, ये होने नहीं देगी मिलिट्री। अब देखें 1971 की जंग में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, 93,000 पतलूनें इनकी उधर लटकी हुई हैं अभी। देखें उसमें फिर भी फौज को नहीं, जो लोग कुछ गलत हैं उन्हें हम बीच में कह सकते हैं, लेकिन अदारा तो देखें हमारा इदारा देखें, उनमें से मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे फौजी हैं, सिपाही रैंक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है, कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कायद है हमारे जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक, ऐसे ही है, सिविलियंस ने पॉलिसीज बनानी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये कब से होने लग गया कि वो बना रहे हैं पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उल्टा क्यों हुआ, हमने कायद को क्यों छोड़ दिया। अब देखे ना, शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। यार तुम किस जगह का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा लग रहा था मुगलपुरे का प्राइम मिनिस्टर है वो। भाई आपने प्लान देना, आप सियासतदान हो। भाई देखो, जो सियासतदान होता है, लीडर होता है, वो प्लान देता है अपने लीडर वो होता है, वो प्लान देता है कौम को और उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। और दूसरे नंबर पे देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है। चाइना की फौज कारोबार नहीं करती, ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। लेकिन इसमें भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। देखें अगर वो सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, तो फिर थोड़ा अच्छा, मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी एक पाकिस्तान का एक इदारा है, आप शायद वाकिफ हो। वहाँ का डीजी कौन है? रिटायर फौजी। बिल्कुल। नादरा पे आ जाए, कौन है? जितने भी इदारे हैं मोस्टली पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन पे सब फौजी बैठे हुए हैं, सीधी बात, नंगी बात है। उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो वैसे ही उनके पास है, ठीक हो गया, सरकारी इदारे भी उनके पास चले गए। उसके बाद आ जाती है किसी मुल्क की लैंड। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता कि शायद हमारे जो सिविलियन हैं या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ना अहल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, काम नहीं कर पाते, उन्हें मजबूरन आना पड़ता है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी जो डिक्टेटर से वो बेहतर होता है। ठीक हो गया। हम डेमोक्रेट देखें, इस्लाम में भी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी, इस्लाम में तो शरी निज़ाम, इस्लाम में डेमोक्रेसी है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, हज़रत अबू बकर की जब बैत हुई है तो सब सहाबा ने पाकिस्तान के अंदर देखे, सर पिछले साल 6 लाख के 10 लाख लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 8 लाख लोग गए हैं, और इस साल जो है वो 10 लाख लोग तकरीबन इस साल अभी तक जा चुके हैं। और मैं अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, अभी अगस्त चल रहा है, अभी 4 महीने पड़े हैं। मैं कहता हूँ, मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, इधर सर्वे कर लें, जो एजुकेटेड लोग हैं या जो यूथ है उनसे आप रोक के पूछ लें कि भाई आप बाहर जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे जी भाई मैं तो सबसे पहले जाना चाहता हूँ। 10 में से 8 तो ज़रूर कहेंगे। सर ये मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अभी मुझे सुबह टाइम मेरे घर वालों से, मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई है, वो मुझे कह रहे थे कि बेटा तुम्हारा एक सेमेस्टर रह गया, तो मैंने बात कर लिया एजेंट वगैरह से। ये मैं आपको अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको कनाडा भेज देना है, ठीक है, उधर जाके आप अपना मास्टर्स करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपका प्रोसेस कंप्लीट करवाओ और आईलेट्स की तैयारी शुरू करो। ये मैं अपने और ये हर घर क्या है, हर घर में, हर घर की ये कहानी है। और जो नहीं जा रहा वो इस वजह से नहीं जा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है वीज़े के लिए, उसके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए। जाहिर है फिर डॉलर जो है वो बढ़ रहा है तो पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू हो रहा है तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। पहले किसी दौर में 10-15 लाख में बंदा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया चला जाता था। और आप कितने में अब तकरीबन 30 लाख 25 लाख 30 लाख में गेम चली गई है, और कनाडा की तो 60 लाख में चली गई ठीक है। हो गया। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हमें सीखने की ज़रूरत है। देखें, बड़ी बातें की हैं, कुछ जज्बात में आगे भी भाई ने बातें की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अथेंटिक बातें की हैं। लास्ट में ये बता दें, हमें सीखना चाहिए, नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने किया भी, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सीखने की ज़रूरत है। क्यों नहीं सीख लेते? क्यों इंडिया का नाम सुन के या इंडिया की बात करके ही पाकिस्तान में ये कहा जाता है, ये यार इंडिया की बात कर रहा है, ये तो गद्दार, ये तो एजेंट, ये तो काफर, ये तो ये। सर अगर डेमोक्रेसी हो ना दोनों तरफ, अब उनकी तरफ तो डेमोक्रेसी है, हमारी तरफ अगर डेमोक्रेसी हो ना, तो दो लीडर्स अगर बैठ जाए, जैसे भी इमरान खान था या कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ डेमोक्रेटिक लीडर हो, वो जाके इनके साथ बैठे, इनके साथ अपने एग्रीमेंट साइन करे, उनको कहो कि भैया मिलकर काम करते हैं। और जो इस तरह के लोग इंतहा पसंद हैं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों तरफ हैं, उनको पकड़ के उल्टा लटकाएं। जबरदस्त। और देखें, ट्रेड हम आपस में क्यों नहीं कर रहे सर? हमें ट्रेड करने में मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दौर में, मनमोहन साहब के दौर में कोशिशें की गई। हाँ, थोड़ी उस टाइम पे हुई थी, मामला तो कुछ आगे चले थे, लेकिन फिर वो रुक गए। लेकिन वो 2008 में फिर अटैक हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से उनमें दोबारा से गमो गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई हम दोबारा वो मामला खराब हो गए। अब देखें ना, हमारी ट्रेड हम एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादा फायदा किसको है ट्रेड का? पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी। ओवरऑल इस लड़के ने जो बातें की हैं उससे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और वो सुनने के बाद में कहेंगे कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है और ये फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन उसने हकीकत कही है कि जब हमें मजाक उड़ाना होता है तो हम भारत के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भारत के जैसा बन नहीं सकते हैं। हम अपने यहाँ पर एक मोटरसाइकिल नहीं असेंबल कर सकते हैं, हम अपने यहाँ पर एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, हम अपने यहाँ पर कार नहीं बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम मजाक किसका उड़ाते हैं? जो दुनिया के अंदर आज आगे बढ़ रहा है हम उसका मजाक उड़ाते हैं। भारत का मजाक उड़ाना हमें पसंद है, लेकिन हम भारत के जैसा बनना नहीं चाहते हैं, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। सोचने वाली बात है कि इस लड़के की बातें जो पाकिस्तानी सुनेंगे उनको चुभेंगी, सुई की तरह चुभेंगी, क्योंकि ये सच बोल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी आप सच बोलोगे वो चीज़ें सबसे ज़्यादा हिट करती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और बोली है कि जो वहाँ के मौलवी मुल्ला हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे करके रखा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ की तरक्की नहीं हो पा रही। जैसा कि एक बता रहे थे कि जो कैमरा है वो नहीं होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग कुछ समय तक वहाँ पर सारी चीज़ें चलती रही थी, और आज वही लोग कैमरे के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बैठकर अपनी बातें करते हैं। तो वो मतलब मानते हैं चीज़ों को, आधुनिकीकरण को मानते हैं, लेकिन उनको मानने में समय लगता है। जब उनका फ़ायदा होता है तो मान जाते हैं, लेकिन जब लोगों का फ़ायदा होता है तो फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं। अगर आपने ज़्यादा थोड़ी बातें कर दी तो आप ब्लास्फेमी का आपके ऊपर आरोप लग सकता है, उससे आप मारे भी जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कौन है, क्रिश्चियन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर कुछ इस तरीके से बोला हल्का फुल्का और दूसरे ने कह दिया कि इन्होंने ये चीज़ की है, तो फिर पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार देगी, और पूछने के लिए भी वो तैयार नहीं होंगे कि आपने कहा क्या था। तो ये वहाँ के हालात हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने बात की आर्मी के ऊपर कि पाकिस्तान की एक दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो व्यापार करती है। उनके यहाँ पर आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेली यूज के सामान होते हैं उसमें से 50% सामान जो है वो पाकिस्तान आर्मी की कंपनियां बनाती हैं। आप सोचिए, जिस देश की आर्मी इतना ज़्यादा व्यापार करती है, कैप्चर करके रखा हुआ उसने मुल्क को। आप अभी चंद्रयान हमारे यहाँ पर लॉन्च हुआ, वहाँ के जो चेयरमैन थे वो साइंटिस्ट थे, इसरो के जो चेयरमैन थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले 5 चेयरमैन जो रहे हैं वो आर्मी के रिटायर्ड जनरल रहे हैं। और ये सिर्फ स्पार्को की बात नहीं हो रही है जो उनका स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, सब पर जो है आर्मी से रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जो उनके हेड बने हुए हैं। तो फिर वो लूटने का ही काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से वो देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कब्जे में करके रखना चाहते हैं जिससे वो मलाई खा सकें। और ये लोग जब करप्शन से थक जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में ये लोग विदेश चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको हमेशा बंधक बना कर रखने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तानी लोग हों, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइसिस है इनके यहाँ पर, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम यूरोपियन कंट्री चले जाएंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं खाना नहीं, पानी नहीं, दवाइयाँ नहीं है, और इसके अलावा जो है भी वो भी वर्स्ट कंडीशन में है। तो फिर इससे अच्छा है कि हम दूसरी ही कंट्री चले जाएं जहाँ पर हम आराम से रह सकें, जहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बात ना करनी पड़े। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।